कक्षा 8 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 12 जिसका नाम है बैंकिंग की अभ्यास 12 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हम समझते हैं बैंक होता क्या है। तो बैंक हमारे धन को सुरक्षित रखते हैं, हमें उधार देते हैं और विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं। विभिन्न बैंक हमारे जीवन को आसान बनाते हैं और व्यक्तियों, व्यापारियों तथा देश के व्यापार विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो बैंक के कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे धन जमा करना। बैंक में हम अपनी बचत नगद या चेक के माध्यम से जमा करते हैं। धन उधार देना, बैंक जरूरतमंद व्यक्तियों, व्यापारियों, किसानों आदि को ऋण प्रदान करता है। भुगतान करना, बैंक हमारे लिए विभिन्न बिलों का भुगतान, फीस जमा करना, वेतन का भुगतान आदि का कार्य करता है। धन का निवेश, बैंक हमारी जमा राशि को सुरक्षित स्थानों पर निवेश करता है जिससे हमें ब्याज प्राप्त होता है और देश का विकास होता है। बैंक अन्य सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे चेक जारी करना, ड्राफ्ट बनाना, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग, लोकर सुविधा आदि प्रदान कराना। तो ये थे बैंक के कुछ मुख्य कार्य। और भारत में कई प्रकार के बैंक कार्य करते हैं, जैसे कुछ सरकारी बैंकों की लिस्ट यहाँ पर है। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और अन्य बैंक होते हैं जैसे डाकघर बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक। तो ये भारत में कई प्रकार के बैंक कार्य करते हैं, उनकी लिस्ट है, ये सभी सरकारी बैंक है। अब हम अभ्यास के प्रश्न पर चलते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है, विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए। तो बैंक में हम विभिन्न प्रकार के खाते खुलवाते हैं। वे कौन कौन से खाते हैं उनको समझ लेते हैं, फिर उनके नाम लिखने के लिए प्रश्न में हमसे कहा गया है। तो बैंक के में कई प्रकार के खाते हम खुलवा सकते हैं, जैसे बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता और अल्पवयस्क का खाता। तो ये मुख्य पांच प्रकार के खाते हैं जो हम बैंक में खुलवाते हैं सामान्यतः। तो पहले प्रश्न में हमसे कहा गया था कि विभिन्न प्रकार के प्रमुख खातों के नाम लिखिए। तो इन 5 खातों के नाम ही हम यहाँ पर लिख देंगे। पहले खाते का नाम है बचत खाता, चालू खाता, फिर है सावधि जमा खाता, आवर्ती जमा खाता, अल्पवयस्क का खाता। तो ये चारों नाम 5 के 5 नाम हमको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब हम इन खातों के बारे में समझ लेते हैं, इन खातों की मुख्य बातों को जान लेते हैं। जैसे पहले प्रकार का खाता है बचत खाता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेविंग अकाउंट। तो इस खाते का मुख्य उद्देश्य कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों की बचत को प्रोत्साहित करना है। यह खाता बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम धनराशि जमा करके खोला जा सकता है। इस खाते में जमा धनराशि पर बैंक ब्याज प्रदान करता है। इसमें खाते में न्यूनतम धनराशि का रखना आवश्यक होता है। फिर दूसरे प्रकार का खाता है चालू खाता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं करंट अकाउंट। इस खाते की मुख्य बातें हैं, बड़े व्यापारी, कंपनियां, निगम और संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करते हैं, वे चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं। इस खाते में बैंक जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देता है, जबकि बचत खाते में बैंक जमा धनराशि पर ब्याज प्रदान करता है। जबकि चालू खाते में जो आपके खाते में धनराशि जमा होती है उस पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। इसमें बचत खाते की अपेक्षा धन को कई बार निकाला या जमा किया जा सकता है। सभी बैंक खातेदारी से नाम मात्र की फीस लेते हैं। तो सभी बैंक खातेदारी से करंट अकाउंट की कुछ फीस लेते हैं। फिर तीसरे प्रकार का खाता है सावधि जमा खाता। इस खाते की मुख्य बातें हैं, इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। बैंक खाताधारी को प्रमाण पत्र प्रदान करता है। इस प्रमाण पत्र पर राशि, समय, ब्याज दर, ब्याज की अवधि और जमा का प्रकार आदि लिखा रहता है। सावधि जमा में ब्याज दर बचत खाते की अपेक्षा अधिक होती है। जो सावधि जमा खाता होता है, इसमें जमा किए गए धन पर इस बचत खाते में किए गए धन की अपेक्षा अधिक ब्याज मिलता है सावधि जमा खाते में। फिर नंबर 4 है आवर्ती संचयी जमा खाता, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसकी मुख्य बातें हैं, इसमें एक निश्चित धन जैसे 5 रुपए या 10 रुपए के गुणक के रूप में प्रति माह निश्चित अवधि तक जमा करना होता है। इस खाते में ब्याज की दर बचत खाते की दर की अपेक्षा अधिक होती है। आवर्ती जमा योजना डाकघरों में भी संचालित है और इनकी ब्याज की दरें बैंकों की दरों से अधिक होती है।
फिर नंबर 5 है अल्पवयस्क का खाता। तो इस खाते की मुख्य बातें हैं, 18 वर्ष की आयु से कम आयु वाला व्यक्ति अल्पवयस्क कहलाता है। तो जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होती है उनको अल्पवयस्क कहते हैं, अल्पवयस्क व्यक्ति कहा जाता है। और अल्पवयस्क व्यक्ति को भी बैंक में खाता खुलवाने का अधिकार होता है। वह चालू खाता खोलने का अधिकार नहीं होता है उसको। जो अल्पवयस्क होता है व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का जो व्यक्ति होता है, उसको चालू खाता खोलने का अधिकार नहीं होता है। अल्पवयस्क व्यक्ति या तो अपने नाम से खाता खोल सकता है या अपने और अपने अभिभावक के संयुक्त नाम से खाता खुलवा सकता है अल्पवयस्क का खाता। अल्पवयस्क की आयु कम से कम 10 वर्ष होना आवश्यक है। तो अल्पवयस्क का खाता खुलवाने के लिए आपकी आयु कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। 10 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, तब आप अल्पवयस्क का खाता खुलवा सकते हैं अपने नाम से या अपने माता और पिता के संयुक्त नाम के साथ आप इस खाते को खुलवा सकते हैं। तो ये थे कुछ विभिन्न प्रकार के खाते जो बैंक में हम खुलवाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है चेक क्या है, चेक के प्रकार लिखिए। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है चेक क्या होता है और चेक के प्रकार लिखने के लिए हमसे कहा गया है। तो चेक क्या है, बैंक से धन निकालने के लिए हम चेक का उपयोग करते हैं। तो चेक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। चेक को जानने से पहले हम समझते हैं बैंक से धनराशि को निकालने की कितनी विधियां हैं। तो बैंक से धनराशि को निकालने की मुख्य 3 विधियां हैं। एक निकासी फार्म द्वारा, दूसरी है चेक द्वारा और तीसरी है एटीएम द्वारा। तो चेक निकासी फार्म द्वारा हम खाते से धनराशि कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। ग्राहक बैंक में जाकर निकासी फॉर्म भरता है जिसे आहरण बैंक फार्म भी कहते हैं। तो ग्राहक बैंक में जाकर निकासी फार्म भरता है। फॉर्म में निकासी राशि, दिनांक, खाता संख्या आदि जानकारी भरकर हस्ताक्षर करता है और फॉर्म बैंक में जमा करने पर सत्यापन के बाद धनराशि नगद दे दी जाती है। बैंक उस निकासी फॉर्म का सत्यापन करता है और फिर उस व्यक्ति को उस निकासी फॉर्म में जितनी धनराशि उसने भरी है उसका भुगतान कर देता है। अब दूसरा प्रकार है चेक द्वारा भी हम बैंक से धन को निकालते हैं। तो चेक द्वारा धन को कैसे निकालते हैं? ग्राहक अपने नाम से चेक जारी करता है। चेक पर राशि, दिनांक, खाता संख्या व प्राप्तकर्ता का नाम लिखकर हस्ताक्षर करता है। चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर भुगतान कर दिया जाता है। और तीसरा प्रकार है धन निकालने का बैंक से एटीएम के द्वारा। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। के माध्यम से हम 24 हफ्ते के 7 दिन और 24 प्रत्येक 24 घंटे 7 के 7 दिन और हर दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 गुणा 7 दिन धन निकाला जा सकता है। तो इसके माध्यम से हम सातों दिन किसी भी समय एटीएम के माध्यम से हम अपने खाते से धन निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड मशीन में डालें, पिन डालें, राशि चुनें और नगद प्राप्त करें। यह सुविधा त्वरित, सुरक्षित और सुविधाजनक होती है। इस एटीएम के माध्यम से हम बैंक से धन कहीं पर भी जहां पर एटीएम होता है वहां से हम बहुत तेज गति से धन निकाल सकते हैं। ठीक है। तो बैंक एटीएम मशीन में हम अपने डेबिट कार्ड को लगाते हैं और फिर अपनी धनराशि वहां पर डालते हैं, पिन डालते हैं और धन निकाल सकते हैं हम एटीएम के माध्यम से। अब आगे देखिए। अब प्रश्न में हमसे कहा गया था चेक क्या होता है। तो चेक के माध्यम से हम अपने खाते से धन निकालते हैं। और चेक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाहक चेक, या उसको हम बोलते हैं धारक चेक। दूसरे प्रकार का चेक होता है आदेशित चेक और तीसरा चेक होता है रेखांकित चेक। तो पहले समझते हैं कि वाहक चेक या धारक चेक किसे कहते हैं। तो जिस चेक के पिछले हिस्से पर किसी नाम का लेखन नहीं होता है और उस पर केवल हस्ताक्षर होते हैं, उसको हम वाहक चेक या धारक चेक कहते हैं। और इस चेक की विशेषता होती है इसे कोई भी व्यक्ति बैंक में प्रस्तुत करके धन प्राप्त कर सकता है और सबसे सरल व कम सुरक्षित होता है इस चेक द्वारा धन को निकालना। अब दूसरे प्रकार का जो चेक है उसका नाम है आदेशित चेक। जिस चेक में हम पे के बाद किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाता है उस चेक को आदेशित चेक कहते हैं। इस चेक पर जिस व्यक्ति के नाम चेक दिया जाता है उसका नाम भी लिखा जाता है। ठीक है। और
इस चेक की मुख्य विशेषता है भुगतान केवल लिखे गए व्यक्ति को या उसके आदेश पर होता है। इसमें सुरक्षा अधिक होती है। तो जब हम आदेशी चेक के माध्यम से धन निकालते हैं तो यह वाहक चेक या धारक चेक के मुकाबले इससे धन निकालना सुरक्षित होता है। तो इस चेक के माध्यम से केवल वही व्यक्ति धन निकाल सकता है जिसके नाम यह चेक दिया गया है। फिर तीसरे प्रकार का चेक है रेखांकित चेक। जिस जिस चेक के बाएं कोने पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींची जाती हैं और साथ में अकाउंट पे ओनली या नॉट नेगोटिएबल लिखा जाता है। और इस चेक की जो विशेषता है यह चेक सीधे नगद भुगतान के लिए नहीं होता, इसे केवल बैंक खाते में जमा किया जा सकता है और सबसे सुरक्षित होता है इस चेक द्वारा धन को निकालना। तो ये थे विभिन्न प्रकार के चेक, जिन 3 प्रकार के चेक होते हैं मुख्यतः, और उनकी विशेषताएं यहां पर थी। इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और प्रश्न में जैसे कहा गया था, प्रश्न में हमसे कहा गया था चेक क्या है, तो चेक के माध्यम से हम बैंक से अपने खाते में जमा धनराशि को निकालते हैं। और चेक के प्रकार लिखने के लिए कहा गया है, तो चेक 3 प्रकार के होते हैं और उनके नाम हम यहां पर लिख देंगे। नंबर 1 में वाहक चेक, नंबर 2 पर आदेशित चेक और नंबर 3 पर रेखांकित चेक। तो बैंक से देखिए, चेक से जुड़ी या बैंक से जुड़ी कुछ मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है। धन को निकालते समय कुछ बातों को आपको ध्यान रखनी होती है। जैसे हमेशा सुरक्षित विधि चेक या एटीएम का प्रयोग करें। चेक भरते समय सही जानकारी और हस्ताक्षर करें। एटीएम पिन किसी को न बताएं और सुरक्षित रखें। धन राशि निकालने के बाद लेखा जांच पासबुक अवश्य करें। स्टेटमेंट अवश्य प्राप्त करें और धोखाधड़ी से बचे, अज्ञात व्यक्ति को चेक या पिन ना दे। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको धन निकालते समय ध्यान रखनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, एक बचत बैंक की पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियां निम्नांकित है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो नवंबर माह के अंत में मिलने वाले ब्याज का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर एक बचत खाते की पासबुक की कुछ प्रविष्टियां दी गई हैं नवंबर माह की, और प्रश्न में हमसे कहा गया है कि अगर वार्षिक ब्याज दर 4% हो तब नवंबर माह के अंत में कितनी राशि ब्याज के रूप में प्राप्त होगी, ये हमको परिकलित करने के लिए कहा गया है यहाँ पर। तो हम पासबुक में दी गई प्रविष्टियों के माध्यम से उस माह में, जैसे यहाँ पर नवंबर माह में हमको ब्याज की गणना करनी है, तो ब्याज की गणना कैसे करेंगे तो उसको बिल्कुल स्टेप बाय सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है? देखिए, मूलधन क्या होता है, प्रत्येक दिन के दैनिक अवशेष का योगफल को हम कहते हैं मूलधन। तो सबसे पहले हम इन प्रविष्टियों से, जो प्रविष्टियां पासबुक की कुछ प्रविष्टियां नवंबर माह की हमको दी गई हैं, इस नवंबर माह की प्रविष्टियों से पहले हम मूलधन की गणना करेंगे। मूलधन क्या होता है? मूलधन होता है प्रत्येक दैनिक अवशेष का योगफल। प्रत्येक दिन के दैनिक अवशेष के योगफल को हम कहते हैं मूलधन। तो इस नवंबर माह के प्रत्येक दिन के दैनिक अवशेष का योगफल ज्ञात करेंगे पहले, जिससे हमको मूलधन मिल जाएगा। फिर पहले हम मूलधन ज्ञात करेंगे, उसके बाद ब्याज की दर। ब्याज की दर प्रश्न में हमको दी गई है, वह दी गई है 4% वार्षिक दी गई है। और समय हमको देखिए रखना होता है, जब हम ब्याज का परिकलन करते हैं तो समय रखते हैं हम 1/365 रखते हैं। अवधि समय में हम रखते हैं जब हम किसी माह की ब्याज की गणना करते हैं, तो वहां पर समय में हमको रखना है 1/365, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो हम प्रत्येक दिन का यहाँ पर ब्याज की गणना कर रहे हैं, तो इसलिए हम समय के स्थान पर यहाँ पर रखते हैं 1/365। तो पहले हम मूलधन ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम ब्याज ज्ञात करेंगे। और ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर और गुणा समय, और बटे में आ जाता है 100। फिर इस सूत्र की मदद से हम ब्याज की गणना कर लेंगे। पहले हम ज्ञात करते हैं मूलधन। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हमको दैनिक अवशेष प्रत्येक दिन का दैनिक अवशेष ज्ञात करेंगे और फिर उनका योगफल कर लेंगे, तो हमको मूलधन मिल जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, एक तारीख के दिन 1 नवंबर 2015 के दिन खाते का जो अवशेष था वह था 90,000 रुपए। अब 10 नवंबर 2015 को जमा पर्ची द्वारा
खाते में 20,000 रुपए जमा किए गए। अब खाते की धनराशि हो गई है 1,10,000। उसके बाद 15 नवंबर 2015 को एटीएम के माध्यम से 7,000 रुपए का आहरित राशि, मतलब इसका मतलब है 7,000 रुपए निकाल लिए। अब खाते में जो अवशेष रहा 15 नवंबर 2015 को जो खाते में अवशेष रहा वह था 1,03,000। उसके बाद 30 नवंबर 2015 को नगद नगद धनराशि के माध्यम से खाते में 6,900 रुपए जमा किए गए। अब खाते में अवशेष, उस दिन का जो अवशेष था वह था 1,09,900 रुपए, 1,09,900 रुपए। अब हम यहाँ पर प्रत्येक दिन का अवशेष प्राप्त करेंगे। जैसे देखिए 1 नवंबर के दिन खाते का अवशेष था 90,000। अब यहाँ पर अगली जो तारीख है वह 10 नवंबर की है, 10 नवंबर। तो 1 नवंबर के दिन जब खाते में 90,000 शेष था तो 2 नवंबर के दिन भी 90,000 ही होंगे, 3 नवंबर के दिन भी 90,000 रुपए होंगे खाते में। फिर उसके बाद 4 नवंबर को भी खाते में कितने होंगे, 90,000 ही होंगे। तो 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, देखिए यहाँ पर 1 नवंबर है और फिर अगली तारीख दी गई है यहाँ पर 10 नवंबर। तो 1 से 9 तारीख तक खाते में प्रत्येक दिन का जो अवशेष होगा वह 90,000 रुपए होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो 90,000 जो धन अवशेष, दैनिक अवशेष था, यह कितने दिन तक था, यह पूरे 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक खाते में प्रत्येक दिन का दैनिक अवशेष 90,000 था। तो यहां पर कुल दिनों की संख्या कितनी हो गई है, 1 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक, 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक खाते में प्रत्येक दिन का अवशेष था 90,000। तो 90,000 की हम गुणा कर लेंगे। अब इन 9 दिनों का जब हम दैनिक अवशेष का योगफल करेंगे उसके लिए हमको 90,000 को गुणा करनी होगी 9 से, उसमें फिर हम प्लस करेंगे। अब देखिए 10 नवंबर 2015 को खाते में 20,000 रुपए जमा किए गए और अब खाते में उस दिन का जो दैनिक अवशेष था, 10 नवंबर का जो दैनिक अवशेष था वह हो गया 1,10,000 रुपए। अब 10 तारीख के दिन, 10 नवंबर के दिन जो 10 नवंबर को जो खाते का दैनिक अवशेष था वह था 1,10,000। अब अगली तारीख यहां पर 15 है, तो 10 से लेकर 14 तारीख तक प्रत्येक दिन का जो दैनिक अवशेष रहेगा वह रहेगा 1,10,000। तो अब 10 से लेकर 14 तारीख तक कुल दिनों की संख्या होगी 5, क्योंकि 10, 11, 12, 13, 14। तो 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक प्रत्येक दिन का जो खाते में दैनिक अवशेष रहेगा वह होगा 1,10,000। अब ये 5 दिन थे तो 1,10,000 की गुणा हम कर लेंगे 5 से, फिर इसमें प्लस करेंगे हम। अब यहां पर देखिए 15 तारीख के दिन, 15 नवंबर के दिन एटीएम द्वारा 7,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं खाते से। अब ये 1,10,000 थे, जब 7,000 रुपए निकाल लिए तो यहां पर बचे 1,03,000 रुपए। तो 15 तारीख के 15 नवंबर को जो दैनिक अवशेष था खाते का वह था 1,03,000। अब 15 तारीख से लेकर 29 तारीख तक, क्योंकि अगली तारीख यहां पर इस पासबुक में 30 नवंबर है, तो 15 से लेकर 29 नवंबर तक प्रत्येक दिन का दैनिक अवशेष रहेगा 1,03,000 रुपए। तो 15 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, तो कुल दिनों की संख्या यहां पर हो जाएगी 15 दिन हो जाएंगे। देखिए 15 से लेकर 29 तारीख तक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, 15 से 29 तक दिनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो 29 में से अगर 15 घटा दे तो हमको मिलेगा 14, और ये 15 भी तो हमको जोड़ना था एक, तो ये एक प्लस होकर कुल दिनों की संख्या हो जाएगी 15। तो 15 तारीख से लेकर 29 नवंबर तक कुल दिनों की संख्या यहां पर होगी 15, और प्रत्येक दिन खाते का जो दैनिक अवशेष रहेगा वह होगा 1,03,000। तो 15 दिनों का दैनिक अवशेष का कुल योगफल हमको मिल जाएगा 1,03,000 की गुणा हम कर लेंगे 15 से, फिर हम इसमें प्लस करेंगे। अब देखिए 30 नवंबर के दिन खाते में 6,900 रुपए और जमा किए गए। अब खाते में 1,09,900 रुपए हो गए, 1,09,900 रुपए हो गए। तो नवंबर में 30 दिन होते हैं कुल, तो 30 दिन, तो नवंबर की 30 तारीख को जब खाते में 6,900 रुपए जमा किए तो उस दिन का जो दैनिक अवशेष था खाते का वह था 1,09,900 रुपए। तो 30, ये केवल एक ही दिन का तो दैनिक अवशेष है यहाँ पर, उसके बाद नवंबर का माह खत्म हो जाएगा। तो
यहां पर लिख लेंगे केवल एक दिन का जो दैनिक अवशेष है 30 तारीख का, वह है 1,09,900 रुपए। अब इन सबका योगफल हम कर लेंगे। इन सबका योगफल करने के बाद हमको मूलधन मिल जाएगा। एक बार दोबारा से हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, दैनिक अवशेष मूलधन हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो प्रत्येक दिन के दैनिक अवशेष का जो योगफल होगा, जैसे नवंबर माह के ब्याज की गणना हमको करनी है, तो नवंबर माह के प्रत्येक दिन का जो दैनिक अवशेष होगा उनका योगफल ही मूलधन कहलाएगा। अब यहां पर खाते में 1 नवंबर के दिन खाते में 90,000 रुपए थे। अब 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक खाते में 90,000 ही रहते हैं प्रत्येक दिन। तो 9 दिन का दैनिक अवशेष हो जाएगा 90,000 की गुणा 9 से कर देंगे। उसके बाद 10 तारीख को खाते में 20,000 रुपए और जमा किए गए और उस दिन खाते में हो गए 1,10,000 रुपए। और फिर 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक खाते में ना तो धन निकाला गया ना धन जमा किया गया। तो प्रत्येक दिन 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक खाते का जो दैनिक अवशेष रहेगा प्रत्येक दिन का, वह 1,10,000 होगा। तो 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक कुल दिनों की संख्या 5 होगी। तो इसलिए हमने 1,10,000 की गुणा 5 से कर ली। फिर प्लस, फिर 15 तारीख के दिन एटीएम द्वारा 7,000 रुपए निकाल लिए गए। अब खाते में बचे हैं 1,03,000 रुपए। 1,03,000 रुपए बचे। और फिर 15 तारीख के बाद फिर खाते में 30 तारीख के दिन 6,900 रुपए जमा किए गए। तो 15 तारीख से लेकर 29 तारीख तक खाते में प्रत्येक दिन ना तो कोई धन जमा किया गया है ना निकाला गया है, इसलिए 15 तारीख से लेकर 29 तारीख तक खाते में प्रत्येक दिन का जो दैनिक अवशेष रहेगा वह होगा 1,03,000 रुपए। तो 15 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कुल दिनों की संख्या होगी 15, इसलिए हमने 1,03,000 को 15 से गुणा की। फिर उसमें प्लस कर देंगे हम, 30 तारीख के दिन खाते में 6,900 रुपए गिर दिए। अब उस खाते में हो गए हैं 1,09,900 रुपए। तो ये एक दिन का दैनिक अवशेष और लिख लेंगे 30 तारीख का। अब हमने नवंबर माह के 30 दिन का दैनिक अवशेष यहां पर लिख लिया है। अब इसका योगफल कर लेंगे तो हमको मूलधन मिल जाएगा। तो इसका योगफल हम यहां पर कर लेते हैं। देखिए 90,000 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 9 81 और इसके पीछे है 4 जीरो, तो ये 4 जीरो हम लगा लेंगे। फिर प्लस यहां पर 11 की गुणा 5 से कर लेते हैं, 11 पंजे 55 और पीछे 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा देंगे। प्लस फिर 15 की गुणा करनी है 103 से, 3 जीरो है तो पहले 3 जीरो लगा लेते हैं। 15 या 45 का 5 हासिल लगे 4, 15 का पहाड़ा जीरो में पढ़ने पर हमको जीरो मिलेगा, हासिल 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, 15 कन 15। फिर प्लस और ये है 1,09,900 रुपए। अब इन सबको जोड़ लेते हैं। अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो यहां पर देखिए, यहाँ इकाइयां कितनी है 900, और 900 तो ये आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर 9 और 45, 9 45 जोड़ेंगे 54 हो जाएंगे, और 54 में फिर हम जोड़ेंगे 50, तो 54 और 50 कितने हो जाएंगे? देखिए ये है 9,000, ये है 45,000। 9,000 में 45,000 जोड़ने पर हमको मिलेंगे 54,000, और 54,000 में हम जोड़ेंगे 50,000 तो ये हो गए 1,04,000। 1,04,000 में हम जोड़ेंगे 10,000 तो 1,14,000 हो जाएंगे। तो 1,14,000, तो यहां पर 14 तो यहां पर आ जाएगा और एक चला जाएगा हासिल में। उसके बाद 1 और 15 हो जाएंगे 16, 16 और 5 21, 21 में 8 अगर हम जोड़ेंगे 21 और 8 हो जाएंगे 29, और 29 एक हासिल था तो ये हो गए 30। तो ये हो गए हैं 30,14,900 रुपए। तो मूलधन हमको मिल गया है 30,14,900 रुपए। तो नवंबर माह के प्रत्येक दिन के दैनिक अवशेष का जो योगफल आया है वह है 30,14,900 रुपए। अब हम ब्याज की गणना करेंगे। ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब यहां पर हमको रखना है, ये इस सूत्र में ये सभी मान रख देंगे। तो मूलधन है हमारे पास 30,14,900 रुपए, गुणा, और दर है यहां पर 4%, गुणा समय है 1/365, तो 1 और बटे में लिख लेंगे 365, 365, और गुणा में है हर में 100। अब देखिए 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब इसको सरल कर लेते हैं, 4 की गुणा कर लेते हैं इसमें,
तो 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3, 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे यहाँ पर 3, 4 चौक 16 और 3 हो गए 19 का 9 हासिल लगा 1, 4 एकन 4 और 1 हो गया 5, फिर 0 आ जाएगा और 4 तिया 12 और बटे में रहेगा यहाँ पर 365। अब 365 से भाग कर लेते हैं, यहाँ पर 1,20,596 को 365 से भाग करेंगे, तो भाग कर लेते हैं यहाँ, तो भाग यहाँ पर कर लेते हैं हम, हमको भाग करनी है 365 से 1,20,000, 1,20,596 को हमको भाग करनी है 365 से। अब पढ़ते हैं इसमें पहाड़ा, तो ये जाएगा 3 बार, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगे 1, 3 छंग 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, तो घटा लेंगे, 5 में 5 घटाएंगे 0, 10 में से 9 घटाने पर आया 1 और 1 में से 0 घटाने पर 1 मिलेगा, फिर उतार लेंगे हम 9। अब भी इसमें पहाड़ा 3 बार ही जाएगा और 365 तिया हो जाएंगे 1,095, 1,095 घटा लेते हैं, 9 में से 5 घटाने पर 4 और फिर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1, उतार लेते हैं फिर 6। अब 365 का पहाड़ा 146 में तो जाएगा नहीं, तो इसका लगा देंगे 0 और दशमलव लगाए से 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब ये पहाड़ा जाएगा यहाँ पर 4 बार, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2, 4 छंग 24 और 2 26 का 6 हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, तो घटाने पर हमको मिल जाएगा 0। तो भाग करने के बाद हमको मिला है 330.4, 330.4, तो ये था ब्याज। नवंबर माह का जो ब्याज मिला है हमको, वह मिला है 330 रुपए, 330.4 रुपए। तो प्रश्न संख्या 3 में हमको एक बचत बैंक पासबुक की कुछ प्रविष्टियां दी गई थी नवंबर माह की, और नवंबर माह के ब्याज की गणना करने के लिए कहा गया था। तो पहले हमने नवंबर माह के प्रत्येक दिन के दैनिक अवशेष का योगफल ज्ञात किया, जिसको हम मूलधन कहते हैं, और दर हमको दी गई थी 4% वार्षिक ब्याज की दर से हमको ब्याज की गणना करनी थी, तो दर हमने रखी 4%, और समय रखते हैं हम 1/365, क्योंकि एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, तो समय हम रखते हैं 1/365। अब ब्याज याद करने का सूत्र लिखा और फिर इसमें ये सभी मान हमने रख दिए, फिर गणना करने के बाद हमको ब्याज मिला है 330.4 रुपए। तो प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, ये सूत्र है जिसके माध्यम से हम ब्याज की गणना करते हैं, जो भी हमने समझा था पीछे। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है, मिस्ट एक्स की बैंक पासबुक में दर्ज की गई प्रविष्टियों के आधार पर जून 2017 के अंत में कितना ब्याज मिलेगा यदि ब्याज दर 3.5% वार्षिक हो। तो प्रश्न में एक मिस्टर एक्स हैं, जिनकी बैंक की पासबुक की कुछ प्रविष्टियां यहां पर दी गई हैं, और प्रश्न में कहा गया है कि जून 2017 के अंत में कितना ब्याज मिलेगा जबकि ब्याज की जो वार्षिक दर है वह 3.5% हो। तो हमको यहां पर ब्याज की गणना करनी है जून के अंत में। जून के अंत में हमको यहां पर ब्याज की गणना करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं मूलधन। मूलधन क्या होता है? प्रत्येक दिन के दैनिक अवशेष का योगफल कहलाता है मूलधन। तो जैसे यहां पर देखिए, ये जो तारीख दी गई है यह 6 जून 2017 की है, और इस दिन 6 जून 2017 को बैंक में खाता जो शेष था, खाते में जो राशि थी वह थी 1,50,000 रुपए। 6 जून 2017 को बैंक में बैंक के खाते में जो धनराशि थी वह थी 1,50,000 रुपए। उसके बाद 12 जून 2017 को चेक द्वारा 3,000 रुपए निकाल लिए गए, और अब खाते में जो शेष धनराशि है 12 जून को वह है 1,47,000 रुपए। अब 18 जून 2017 को नगद खाते में 7,000 रुपए की धनराशि जमा की गई। अब खाते में धनराशि हो गई है 1,54,000। उसके बाद 30 जून 2017 को बैंक में 12,000 रुपए जमा किए गए, और अब खाते में धनराशि हो गई 1,66,000 रुपए। अब हमको इस जून माह की जो प्रविष्टियां यहां पर दी गई हैं उसमें जून के अंत में ब्याज की गणना करने के लिए कहा गया है।
कि जून माह के अंत में कितना ब्याज हमको मिलेगा इन प्रविष्टियों पर। अब देखिए, बैंक में 6 तारीख के दिन खाते में धनराशि थी 1,50,000 रुपए, और उसके बाद 12 जून को खाते से 3,000 रुपए निकाल लिए हैं। तो 6 जून से लेकर 11 जून तक, 6 जून से 11 जून तक प्रत्येक दिन खाते में जो दैनिक अवशेष रहेगा वह 1,50,000 का होगा। 6 तारीख के दिन खाते का शेष 1,50,000, 7 तारीख को भी खाते का अवशेष 1,50,000 ही रहेगा, क्योंकि 7 जून को ना तो खाते में से कुछ निकाला गया है ना खाते में कुछ डाला गया है। तो 1 जून से लेकर 11 जून तक प्रत्येक दिन खाते में का जो दैनिक अवशेष रहेगा वह 1,50,000 होगा। तो यहां पर 1,50,000, तो 6 जून से लेकर 11 जून तक कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 में से 6 घटा देंगे, हमको 5 मिल जाएगा, इसमें एक जोड़ लेंगे तो कुल 6 दिनों की संख्या हो गई 6। तो 6 जून से लेकर 11 जून तक कुल दिनों की संख्या है 6। तो 6 दिनों का जो दैनिक अवशेष का योगफल होगा वह हमको मिलेगा 1,50,000 की गुणा 6 से करने पर। फिर इसमें हम प्लस करेंगे। अब 12 जून 2017 को उस खाते से 3,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। अब खाते में 1,47,000 रुपए शेष बचे हैं। अब उसके बाद 12 जून से लेकर 17 जून तक, क्योंकि अगली तारीख 18 जून दी गई है, तो 12 जून से लेकर 17 जून तक प्रत्येक दिन खाते का जो दैनिक अवशेष होगा वह होगा 1,47,000 रुपए। तो 12 जून से लेकर 17 जून तक कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, 17 में से 12 घटा देंगे, हमको मिलेगा 5, उसमें एक जोड़ लेंगे तो कुल दिनों की संख्या हो गई है 6। तो 6 दिन तक प्रत्येक दिन का जो 12 जून से लेकर 17 जून तक प्रत्येक दिन खाते का जो दैनिक अवशेष होगा 1,47,000 रहेगा। तो इन 6 दिन का जो दैनिक अवशेष का योग हम ज्ञात करने के लिए 1,47,000 की गुणा कर लेंगे हम 6 से, फिर प्लस करते हैं उसमें हम। 18 जून 2017 को खाते में 7,000 रुपए जमा किए गए। अब खाते में उस दिन का जो दैनिक अवशेष था वह हो गया 1,54,000। तो 18 जून 2017 को अब खाते में 1,54,000 रुपए हो गए हैं। अब 18 से लेकर 29 जून तक, 18 से 29 जून तक कुल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 29 में से हम घटा देंगे 18 को तो हमको मिलेगा 11, और एक जोड़ लेंगे तो 12। तो कुल दिनों की संख्या हो गई है 18 से लेकर 29 तारीख तक कुल दिनों की संख्या हो गई है यहां पर 12। कुल दिनों की संख्या है 12। तो 12 दिनों तक प्रत्येक दिन खाते का दैनिक अवशेष रहेगा 1,54,000 रुपए। तो इन 12 दिनों का दैनिक अवशेष का योगफल ज्ञात करने के लिए 1,54,000 की गुणा हम कर लेते हैं 12 से, फिर प्लस करेंगे। अब 30 जून 2017 को खाते में 12,000 रुपए और डाल दिए गए। अब उस दिन खाते का दैनिक अवशेष हो गया 1,66,000 रुपए। तो जून में 30 दिन होते हैं, तो आखिरी दिन का जो दैनिक अवशेष है 1,66,000 है। तो ये एक ही दिन का है, इसलिए इसको प्लस के बाद ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें किसी भी संख्या से गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ही दिन का है, एक से गुणा करने पर यही हमको मिल जाएगा। अब फिर इन सब का योगफल ही हमारा मूलधन कहलाएगा। पहले इनको जोड़ लेते हैं। अब देखिए, 15 की गुणा 6 से करेंगे, 15 छंग 90, और 4 जीरो पहले से थे तो ये 4 जीरो यहां पर लग जाएंगे, फिर प्लस। अब 6 की गुणा 3 जीरो यहां पर पहले लगा लेते हैं। 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे 4, 6 चौक 24, 4 28, 2 हासिल, 6 एकन 6 और 2 हो गए 8। तो ये हो गया 8,82,000। उसके बाद प्लस, अब ये 3 जीरो लगा देंगे, फिर 12 से गुणा करनी है हमको यहाँ पर। 12 चौक 48 का 8 हासिल लगे 4, 12 पंजे 60 और 4 हासिल थे 64 का 4 हासिल लगे 6, 12 कन 12 और 6 हो गए 18, फिर प्लस, और यह है 1,66,000। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे। चलिए अब इन सभी को जोड़ लेते हैं, जिससे हमको मूलधन मिल जाएगा। तो यहां पर 3 जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद यहां पर 66 है, 48 है, 66, 48 और फिर है 82, और यहां पर 0 0 है तो इनको जोड़ लेते हैं। 8 6 14 और 2 हो गए 16 का 6 हासिल लगा 1, 6 4 10 8 18 और 1 हो गए 19। तो यहां पर 96 आ जाएगा, 1 हासिल में जाएगा। उसके बाद
के बाद 1 और 18 हो गए 19, 1 18 19, 19 में 8 जोड़ेंगे तो हमको मिलेंगे 27, और 27 में 9 जोड़ने पर मिलेगा 36, और एक हासिल था तो हो गए 37। तो ये हो गया 37,96,000, 37,96,000 उस जून माह का कुल दैनिक अवशेष था। अब हमको ब्याज की गणना करनी है, तो यहाँ पर ब्याज की जो वार्षिक दर दी गई है वह है 3.5%। उसके बाद समय हम लिखते हैं 1/365, 1/365। अब हमको ब्याज की गणना करनी है, तो ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटा 100। तो मूलधन यहां पर है 37,96,000, गुणा दर है यहां पर 3.5, और समय है 1/365, तो 1 और बटे में 365 और गुणा में 100। अब यहां से एक दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो यहां पर बढ़ जाएगा, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे। अब देखिए इसको सरल कर लेते हैं, 5 सत्ते 35, और 5 से इसको भाग देंगे, 5 सत्ते 35 और 5 तिया हो जाएंगे 15। अब ऊपर 37,96 की गुणा कर लेते हैं 7 से, तो 7 छंग 42 का 2, 7 छंग 42 का 2 हासिल लगे 4, 7 नम 63 और 4 67 का 7 हासिल लगे 6, 7 सत्ते 49 और 6 हो जाएंगे 55 का 5 हासिल लगे 5, 7 और 5 हो गए 26, और बटे में रहेगा यहाँ पर 73। अब इस 26,572 को हम भाग करेंगे 73 से, 26,572 को अब हम भाग करेंगे 73 से, तो ये 3 बार चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। अब इनको घटा लेते हैं, 15 में से 9 घटाने पर हमको 6 मिलेगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4, उतार लेंगे 7। अब ये जाएगा यहां पर 6 बार, 6 तिया 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 सत्ते 42 और 1 हो जाएंगे 43। को घटा लेते हैं, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 5 में से 3 घटाने पर 2, उतार लिया हमने 2। अब ये जाएगा 4 बार, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 सत्ते 28 और 1 29, और घटाने पर हमको मिल गया 0। तो 73 से जब हमने भाग दी तो हमको मिला 364 रुपए, तो इनको भाग करने पर 364 रुपए हमको मिल गया है ब्याज। तो नवम उस जून माह के अंत में जो ब्याज मिलेगा 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से, वह ब्याज की धनराशि होगी 364 रुपए। और प्रश्न संख्या 4 हो चुकी है कंप्लीट, और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 12 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नई इकाई की अभ्यास के प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ। और जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास पसंद आई हो वह अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई इकाई के अभ्यास के प्रश्नों के साथ।